नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्रातः कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और आज उनसे आगे के विषयों पर चर्चा होगी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न इत्यादि चर्चाएं हो चुकी थी। विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय इत्यादि भी थे और एक बार इसको देख लेते हैं, फिर आगे वो भी चर्चाएं करेंगे। यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि कई कक्षाओं में यहीं से आरंभ रहा और यहीं पे रह गए। जैसे कि मूल विभाग था संस्कृत वर्णानां विभागः वर्णाः। प्रथम विभागः स्वराः व्यंजनानि। स्वर में दो भेद है, ह्रस्व स्वराः दीर्घ स्वराः। आ इ उ ऋ लृ इति पंच ह्रस्व स्वराः। दीर्घ स्वराः आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ इति। टोटल जो है ये 13 स्वर हुए। और स्पर्श व्यंजन थे 25, जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते थे। और अवर्गीय व्यंजन में 8 हैं, जिनका 2 विभाग था, एक तो अंतस्थ वर्ण, दूसरा ऊष्म वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ में यणोंतस्था है, यणों को ही अंतस्थ कहा जाता है, य र ल व। ऊष्म में शल ऊष्माण, शल श ष स ह इति चत्वारः वर्णाः। कुल मिला के 33 वर्ण। तो वर्गीय व्यंजन 25, जिसे यहाँ पे स्पर्श व्यंजन के नाम से कहा गया। अवर्गीय 8, अवर्गीय के 2 भेद, यण और शल, अंतस्थ और ऊष्म संज्ञक वर्ण। कुल मिला के आप देखेंगे तो ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, कुल मिला के 46। 2 बिंदु और आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग का। तो अनुस्वार का उच्चारण कैसा हो, विसर्ग का उच्चारण कैसा हो, ये तो बता ही दिया गया कि अनुस्वार के उच्चारण में अनुस्वार से पहले किसी न किसी स्वर की सहायता अनिवार्य है। वैसे ही विसर्ग के उच्चारण में विसर्ग के पहले किसी न किसी स्वर की सहायता अनिवार्य है। और वहां पे आया था अंग अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। अच के बाद ही अनुस्वार और विसर्ग के उच्चारण होते हैं। बिना अच के सहायता के इनके उच्चारण की संभावना नहीं बन पाती। दूसरी जो समस्या आती है कि इनके उच्चारण के लिए इनके पूर्व स्वर की सहायता चाहिए, और उसमें कई बार पूर्व में न होकर के पर में भी, खास करके विसर्ग में पर में भी स्वर लगा दिया जाता है, जिसके कारण समस्याएं थोड़ी थोड़ी आती हैं। क्यों समस्याएं आती हैं वो भी बता दिया गया, और इस प्रकार वाचन करने का उद्देश्य क्या था वो भी पूर्व सत्र में ही बता दिया गया था। अब इनमें कुछ प्रश्न हैं। अब वर्णों के लेखन का अभ्यास है। लेखन की जगह आप चाहें तो बोल सकते हैं, और जिनको देवनागरी लिपि का अभ्यास करने को तो वो गुरु इस जी, प्रकार एक प्रश्न था मेरा। जी। जैसे ऊपर आपने बताया कुछ लोग जो होते हैं ह्रस्व बोलते हैं, तो इसमें उच्चारण क्या होगा, ह्रस्व होगा कि रस्व होगा? फिर से बताइए। नहीं मतलब ऊपर आइए, जो स्वर में है, स्वर व्यंजनी में तो दीर्घ और स्वर है। तो मेरा बस यही प्रश्न है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं मैंने ह्रस्व बोला, तो कहने ह्रस्व नहीं रस्व होता है, तो इसमें ह क्यों लिखा जब रस्व बोलना है तो? हम्म, अरे, एक ये और दूसरा आप क्या बोल रहे हैं? उसमें र का उच्चारण नहीं करता, रस्व। हाँ ह्रस्व। हाँ। क्यों? अब यही तो मैंने उसे उससे पूछा। थे एक लोग थे, साउथ के ही थे, मतलब तो मैंने कहा ह्रस्व हरा है, तो न कहने बोल, हरा न बोल रस्व है। के डायरेक्ट रस्व। हाँ रस्व, हाँ। ये कौन सा लॉजिक है? ये मुझे भी नहीं समझ में आया कि नहीं। देखो, अंग्रेजी तो है नहीं कि कोई न कोई वर्ण साइलेंट हो जाए। हम्म यहाँ तो साइलेंट होने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब लिखा हुआ तो कैसे उसको छोड़ जो है सकते वो बोला ही जाएगा। हैं? हा का उच्चारण होगा ही होगा।
वही मैं। हाँ साइलेंट होने की कोई व्यवस्था नहीं, नहीं होगा। और अगर वो बोल रहे हैं तो मतिभ्रम कहा जा सकता है। ये भी हो सकता है। अथवा उन्होंने केवल सुना होगा और सुनने में उनको हाँ नहीं सुनाई दिया होगा, जैसे ये भी हो ह्रस्व। सकता है। ह्रस्व में हाँ पहला हम्म अक्षर है, आधा हम्म हाँ है, तो वो हम्म उठते ही बैठ जाता है, हम्म खुल के बाहर नहीं आ पाता। हम्म तो इसलिए उनको लगता होगा कि ह्रस्व में हाँ है ही नहीं, ह्रस्व हम्म बोला जा रहा है। अरे हम्म भाई, रा हम्म दूसरा वर्ण है, पहला वर्ण क्या है? हाँ। हाँ। हम्म अब उसकी यदि अनुपूर्वी लिखी जाए तो अनुपूर्वी इसकी क्या बनेगी बताइए? हाँ, रा, अ आ, स, स वो व, अ। हाँ, हम्म ये इसकी हम्म अनुपूर्वी है। और इस हम्म अनुपूर्वी में यदि वो हाँ नहीं सुन पा रहे तो उनको क्या लग रहा है? ह्रस्व। हम्म हम्म जबकि ह्रस्व तो नहीं है ना। हम्म अब उनको लग रहा है तो उसमें क्या किया जा सकता है? लगने का तो और कोई। दूसरा मेरा ये प्रश्न है ये मुझे कि जैसे हम्म स जो होता है जो दंत से हम बोलते हैं सरौता वाला स, तो हम्म। अ, अगर वो मात्रा नहीं है, अमात्रा नहीं है, तो वो आधा होगा, ह्रस्व होगा वो। अगर मात्रा नहीं है तो? हाँ, मात्रा नहीं है जैसे? तो वो तो जैसे स लिखा स तो अ हटा दी तो इस इक्वल स, ये हो गया। नहीं समझा। जैसे स है तो स जो होगा ह्रस्व और दीर्घ। तो दीर्घ में जब हम अ जोड़ देंगे तभी तो वो होगा ना, मतलब पूर्ण स होगा। ये और ये। हाँ नहीं, ये नहीं, केवल ये कल स, केवल सा नहीं, स। ये। जैसे स लिखा फिर नीचे हलंत लगाया, हम्म नीचे हलंत लगाया फिर अ लिखा। हाँ, हम्म। अ लिखा तो ये दोनों मिला के तो स, तो ये पूर्ण स हो गया। लेकिन अगर हम इसे अ हटा दें तो ये क्या होगा? ये आधा होगा कि ह्रस्व होगा? ये ह्रस्व ही होगा कि। अच्छा, मतलब ऊपर जो सा है उसमें जो आ है और आ को हम्म हटा दिया जाए हम्म तो तो वो ऐसी क्या स्थिति होगा? में इस आधे सा हम्म को क्या हम्म ह्रस्व सा बोले? हाँ ये ये, प्रश्न हाँ है ना? यही ह्रस्व ना ये। नहीं, ये प्रश्न है ना कि इसको हाँ, यही ह्रस्व प्रश्न सा बोल है। हाँ सकते हैं क्या? हम्म हम्म ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ह्रस्व सा है या नहीं, हम्म एक तो प्रश्न ही गलत है। क्यों हम्म बताते? हम्म ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि भेद हम्म स्वरों के होते हैं, व्यंजनों के नहीं होते। व्यंजन का नहीं होता है। ठीक है। स्वर हम्म ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, स्वरों के ही हम्म 18 भेद बताए गए। यहाँ हम्म दो ही बताए गए, ह्रस्व दीर्घ। हम्म हम्म वहां पे आप देखेंगे तो 18 भेद थे। हम्म ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त हम्म अनुदात्त स्वरित, त्वरित, हाँ। अनुनासिक अनुनासिक, इस भेद हम्म से ह्रस्व। हम्म मतलब आके 18 भेद थे, आके ही हम्म नहीं, आ ई उ रू, इनके हम्म 18 हम्म भेद थे। बाकी हम्म एक इत्यादि जो है उनके 12 ही थे, क्योंकि उनका हम्म ह्रस्व होता ही नहीं हम्म था, 6 घट हम्म गए थे उनके। हम्म तो ये जो प्रश्न था ना कि साम में जो आ नहीं है उस सा को ह्रस्व सा बोले क्या, तो ये हम्म। गलत है। हलन तो उसको बोल सकते हैं। हलंत, अच्छा हलंत। तो ये जो स होगा ये आधा सही होगा। आधा सही है। अच्छा, तो जो हम अगर स्व लिखते हैं तो स्व में जो स है वो कौन सा स है? वो भी आधा ही स है। तो इन दोनों में, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। स, स्व स्व व, स्व 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 कि आधा स और व, स्व। यही ना? हाँ ये, हाँ ये, तो इसमें स्व क्या है? ये स आधा स है। जैसे ये है, इसकी हाँ अनुपूर्वी क्या बनी? हाँ ये तो अनुपूर्वी तो यही बनी ना। ये बनी, हाँ। हम्म। तो मेरा बस यही प्रश्न है कि ये जो आधा स है, मतलब जो स्व के बगल स्व वाला स है और ये जो ऊपर वाला स है, दोनों में कोई डिफरेंस है कि एक ही है? बस ये मेरा प्रश्न है। हाँ। अच्छा, ये इस प्रकार जिज्ञासा आती कहाँ से है? नहीं, जिज्ञासा आने वाली बात नहीं, एकाएक जो अभी हरस वाला चक्कर आया था ना, तो ये भी ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, तो मैंने पूछा तो बता नहीं पाए वो। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं, देखते हैं, जो कोई जो व्याकरण के अच्छे जानकार जिज्ञासाएं होंगे हैं तो। ह्रस्व और दीर्घ की, हम्म ह्रस्व दीर्घ तो स्वरों में होते हैं, व्यंजनों में तो होता ही नहीं है। व्यंजन नहीं होते हैं। व्यंजनों के लक्षण भी नहीं है। हम्म अब व्यंजन वर्णों का बिना स्वर की सहायता के उच्चारण हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, हाँ इसलिए वो तो नहीं। वहां पे आप देखेंगे तो हम्म मातृका में हम्म हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः आता है। हम्म
हम्म इत्यादि माहेश्वर हम्म सूत्रों में जो आ हम्म है, उसमें जो आ है वो आ उच्चारण के लिए है, क्योंकि हम्म, व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ। तो वो केवल और केवल वहां पे उच्चारण के लिए है। हम्म और एक्चुअली जब हम स बोलते हैं, सा में क्या है, स, हम्म स, ठीक है। और हम्म, इसमें हर्ष दीर्घ नहीं होता है। अच्छा। हर्ष दीर्घ पूछना ही एक प्रकार से गलत क्वेश्चन है, क्योंकि हम्म जो चीज संभावना ही नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति पूछे कि हम्म मनुष्य कितना जोर से उड़ता है, अच्छा मनुष्य कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, हम्म प्रश्न ही गलत। मनुष्य उड़ता कहाँ है, हम्म कितनी ऊंचाई तो बात की बात है, हम्म मनुष्य तो नहीं उड़ता ना। हम्म। तो वैसे ही ह्रस्व दीर्घ की व्यंजन बात तो तभी व्यंजन आएगी जो जब है, हम व्यंजन में मात्रा का जोड़ देते हैं, जैसे स सा, तो सा दीर्घ हो गया, स जो हो गया ह्रस्व हो गया। अब ह्रस्व दीर्घ वाली बात स्वर की है कि सा में जो आ है वो ह्रस्व है या हम्म, दीर्घ। अच्छा। जैसे हम्म अभी जो हम सा लिखे थे यहाँ पे, हम्म उसी का दूसरा वर्जन अगर लिखें दीर्घ वाला, तो हम्म उसमें क्या होगा। हाँ ये हो गया। तो सा तो वही है जो वहां था, हम्म वही हम्म सा यहाँ है। सा में तो कोई हम्म परिवर्तन नहीं आया ना। हम्म वहां ह्रस्व आ था, यहाँ दीर्घ आ है। तो हम्म बदला तो स्वर है, व्यंजन में तो कोई स्वर, परिवर्तन नहीं। हम्म। तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि थे, ये तो केवल स्वर में ही होते हैं। हम्म, स्वर के ही भेदों में न इनकी गणना है। अच्छा। अभी अच्छा, जो ये वर्ण, ह्रस्व दीर्घ जो होता है केवल स्वर में है, ठीक ठीक। अच्छा, व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है इसका। व्यंजन का कोई लॉजिक ही हम्म नहीं है। हाँ, हम्म व्यंजन के जो भेद हैं, व्यंजन के भेद में क्या आता है, वर्गीय अवर्गीय, ये ठीक ठीक। अथवा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। ऊष्मा, हाँ। उसमें तीन प्रकार के भेद आपको मिलेंगे। स्वर में ह्रस्व दीर्घ मिल जाएगा। हम्म मतलब यहाँ मोटा मोटी जो, अच्छा ये क्लियर हो गया तो उसको दिखाता हूँ। जैसे अभी स्वरों के दो भेद बताए गए, हम्म ह्रस्व और दीर्घ, और दोनों हम्म, मिला के कुल कितने हुए, 13। 13। और हम्म व्यंजनों के कितने भेद बताए गए, 3। 3। पहला हुआ स्पर्श, दूसरा हम्म, हुआ अंतस्थ, बस तीसरा ठीक। हुआ हम्म ऊष्म। हम्म तो ये व्यंजन के भेद हैं। हम्म अब स्वर वाला भेद हम व्यंजन में पूछे, व्यंजन वाला स्वर में पूछे, तो प्रश्न ही अनुचित हो जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक। और कुछ। नहीं होगी। अब ये अनुस्वार इत्यादि में कई बार आप लोग देखे होंगे, खैर जब प्रसंग आएगा तो बता देंगे। यहाँ इतना क्लियर रहा, याद रहा, तो आगे जब बताएंगे ना तो उसका हम्म, समन्वय हो जाएगा। ठीक एक ही ठीक। जगह पे सारे उद्देश्य खोल देना उचित नहीं है। आगे चलो जाए। हाँ, जी। आगे बोला। अब जैसे यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है, जिन लोगों को देवनागरी का अभ्यास नहीं है, जैसे शक्ति जी हैं, उनको उतना नहीं है, तो वो चाहे इसके आधार पे अभ्यास कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो इसको बोल सकते हैं। और ह्रस्व दीर्घ इत्यादि का जो था कि इनके वाचन में कितना समय लगना चाहिए, वो तो लगभग आप लोगों को पता ही है। हम्म एक मात्रिका ह्रस्व, द्विमात्रिका दीर्घ, त्रिमात्रिका फ्लूट। प्लुतः। जो हम्म कि भाषाभ्यास में प्लुत के बारे में नहीं बताया गया, केवल ह्रस्व और दीर्घ के बारे में ही बताया गया। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप लोग चाहें तो कहीं लिख भी सकते हैं, ह्रस्व एक मात्रिका, दीर्घ द्विमात्रिका। अब यहाँ ये भी जिज्ञासा हो सकती है कि ये जो मात्रिका है, मात्रिक का क्या तात्पर्य है। तो मात्रिक अथवा मात्रा जो हम कहते हैं, मात्रा से यहाँ तात्पर्य है काल का। काल यानी समय। ह्रस्व वर्णों के उच्चारण में कितना समय लगता है, दीर्घ वर्णों के उच्चारण में कितना लगता है, प्लुत में कितना समय लगता है। तो ह्रस्व के लिए बताया गया एक मात्रिका, दीर्घ के लिए बताया गया द्विमात्रिका है। प्रयोग में कैसे देखें, अब जैसे पहला स्वर है अ, उसका दूसरा भेद है दीर्घ वाला आ। दोनों में कैसे भेद दिखाएंगे, अ आ, अ आ।
जबकि हम लोग बचपन में जो देखे पढ़े हैं, अ आ बीच में झटके दे के बोलते थे नहीं, अ आ इ ई उ ऊ, इस प्रकार सुने हैं बचपन में। तो वो जो आ होता था, आ और आ के बीच में जो झटके देते थे एक ही साथ, मतलब बंद बना के जो बोलते थे ना, युगलबंदी करके, बोलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, आराम से बोल लेते हैं, याद भी हो जाता है। तो आ इ ई, बच्चों को अब याद कराने में मजा आता है वो। अच्छा, ये बताइए गुरु जी कि ये हम्म, तो ठीक है, यहाँ तो हमने समझ लिया एक मात्रा काल, दो मात्रा काल, लेकिन जैसे अब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम्म। ये कैसे हम, जैसे अब त्रिसामा, त्रिसामा, तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब अब ऐसे अगर धीरे धीरे व्यक्ति बोलने लगा तो पाठ करते समय तो फिर हमें तो त्रिसामा ना, हम्म, बोलिए। त्रिसामा। अब देखिए, बात है मात्रा की, मतलब हम्म काल की। हम्म सिंगल डबल में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम्म मतलब यदि आप ह्रस्व को 1 सेकंड दे रहे हैं तो दीर्घ को 2 सेकंड देना है। और यदि ह्रस्व को दीर्घ को 1 सेकंड दे रहे हैं तो ह्रस्व को ह्रस्व को ज्यादा दिन 2 सेकंड देना पड़ेगा। ½ सेकंड। आधा सेकंड, अच्छा। अगर दीर्घ को 1 सेकंड है तो ह्रस्व को, हाँ, आधा सेकंड, अच्छा, और ठीक यदि ठीक। दीर्घ को ½ सेकंड दे रहे हैं तो ह्रस्व को, हम्म हम्म, मतलब सिंगल डबल का जो रेशियो है, हाँ, उसको समझना ये होगा। ये बना के रखना है। हाँ, ये बना। अगर आप स्पीड कर रहे हैं तो हम्म, वो स्पीड सब पे अप्लाई होगी। लेकिन यही तो बात, यही तो हमें समझना है कि ये तो भाई तो शिक्षक ही बता सका, अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो ये तो स्वयं व्यक्ति कैसे समझेगा कि हम मतलब इसमें थोड़ा सा बता शंका बता होती है। देता हूँ, अभी बता देता हूँ, 2-3 बार में आप पकड़ लेंगे। जैसे अभी आपने बोला था त्रिसामा, हम्म बोला था। त्रि हम्म, हर्ष तो है या दीर्घ? त्रि तो है, ह्रस्व है। तो क्या होगा? त्रिसामा। अच्छा, त्रि पे नहीं त्रिसामा। रुकना, त्रि पे नहीं रुकना क्योंकि त्रि हर्ष है। हाँ, त्रि ह्रस्व, त्रिसामा। त्रिसामा, अच्छा। त्रिसाम कर देंगे तो महारस हो जाएगा, हम्म हम्म, और त्रिसमा कर देंगे तो साहरस हो जाएगा, हाँ, ह्रस्व, और त्रिसमा कर देंगे तो त्रिदीर्घ समा हो जाएगा। हम्म तो जो उसकी टाइमिंग है ना हर्ष दीर्घ की, उसको बैलेंस हम्म, करिए, आराम से हो जाएगा। वो भी है, ये हो जाए तो आगे उसका भी है। अभी तो एक एक अक्षर का है। स्वर कर हम्म लीजिए, फिर स्वरों के साथ जब व्यंजन लगेंगे तो उसका हम्म कर लेंगे। जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, हम्म, दृ, अथवा उनका जो होता है, अपने यहाँ दृ ही बोलते हैं, दृ करके। ए, ऐ, क्या मजेदार। हम्म, मजेदार क्यों है बताता हूँ। ए, ऐ, हम्म, ओ, औ। मजेदार कारण क्या है, अभी जो हम शुरू से पढ़ते आए, ई, तो हरस दीर्घ हरस दीर्घ, ये रेशियो रहा। हम्म, यहाँ पे दीर्घ 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 दीर्घ, ये वाला रेशियो। जबकि हम्म, अभ्यास क्या चलाया। ह्रस्व दीर्घ। हाँ, इसी के हम्म चक्कर में ये ए और ओ को ज्यादातर लोग हरस बोलते हैं। हम्म, अभी जो दुर्गा दोनों दीर्घ सरस्वती है, वाले दोनों क्लास दीर्घ में है। करिए। ई से बना तो ए से बना है। नहीं बना है अलग बात है, लेकिन अभी तो दीर्घ है, ह्रस्व नहीं ना है। हाँ हाँ, ह्रस्व नहीं, दीर्घ है ये। ये तो ह्रस्व नहीं है। और अगर ह्रस्व नहीं है तो आप द्विमात्रिक करना पड़ेगा। हम्म जैसे महेश, महेश, हम्म गणेश, गणेश। हम्म तो गणेश में णा में एक ही मात्रा है, ए दीर्घ है, उसको खींचना ही पड़ेगा। हम्म अब इसमें कई जगह एक मात्रिक मिल जाता है, कई जगह एक मात्रिक मिलता है, अवधि में कई जगह मिलता है। जैसे जेहि विधि, जेहि विधि देखे हैं? हम्म, तो देखिएगा, यही है ना। जी हाँ, यही विधियां हैं। हम्म, अब इसमें देखा जाए तो दीर्घ कौन सा है? जे है। जे। बाकी सारे ह्रस्व है। ह्रस्व हैं। और एक बार हम्म, बोल के देखिए। जे ही विधि।
ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जे ही भी थी। चारों की टाइमिंग सेम है ना, सेम। हाँ, जबकि होनी क्या चाहिए, जे ही विद जे पे ज्यादा जोर लग रहा है, बाकी जे सब पे कम। ही भी, पर हम्म वहां नहीं है। हम्म अब अवधि में जो चल रहा है, अथवा हम्म अन्य अन्य भाषाओं में जो चल रहा है, हम्म संस्कृत में भी वैसा ही चलाने लग जाए हैं, हम्म तो फिर संस्कृत में उसमें अंतर क्या रह जाएगा। हम्म समझ में आया ना। ठीक। अब इसी के कारण अ, अन्य जो शब्द आते हैं, लक्ष्मी जी लोग देखे होंगे कई बार कि एकार ओकार में तुरंत वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे महेंद्र है, हम्म महेंद्र को महेंद्र हम्म बोलते हैं ना, महेंद्र। हम्म हम्म अब महेंद्र में हे तो दीर्घ है, हम्म हे मतलब हा में जो एक ही मात्रा है वो हम्म दीर्घ है। दीर्घ है द्विमात्रा कालिक होनी चाहिए, और हम्म द्विमात्रा कालिक के साथ साथ आगे उसमें संयोग भी है, तो बलाघात वाला हाँ, कॉन्सेप्ट भी हल्का सा लगता है। तो हम्म टू प्लस का कॉन्सेप्ट है, और वहां ये वन प्लस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं, तो फिर होता हम्म क्या है, जो महेंद्र होना चाहिए महेंद्र हो जाता है, हम्म बोला जा रहा है। हम्म और दूसरा, जब उसमें थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट जुड़ जाता है तो महेंद्र हो जाता है, हाँ, महेंद्र हो जाता है। महेंद्र होते होते महेंद्र हो जाता है। हम्म महेंद्र सुने हैं ना, हम्म महेंद्र का ही बड़ा भाई है महिंद्रा, हम्म जबकि इसका मूल आप देखेंगे तो महींद्र है। हाँ, महिंद्र, हाँ, आई एन, हाँ, महिंद्र। नहीं नहीं, वहां तक नहीं पकड़ पाए, बताता हूँ। अभी जो है, आप ज्यादातर देखेंगे तो इस प्रकार से आपको लिखा हम्म मिलेगा, हम्म महिंद्रा, हम्म जबकि इसका वास्तविक क्या है पता है, महिंद्र, हाँ, महींद्र। महिंद्र, हाँ, मही यानी पृथ्वी, इंद्र यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, हाँ, पृथ्वी का श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ, जबकि हाँ, महींद्र का हो क्या गया, महिंद्र। क्यों, ये हम्म, मात्राओं का इधर हेर फेर करने से। यहाँ तो ही दीर्घ हो गया, और वहां हाँ, तो वो उन्होंने भारत कर दिया। ही ह्रस्व करने कोई लॉजिक ही नहीं है। हम्म मही दीर्घ शब्द, मही यानी पृथ्वी, इंद्र यानी श्रेष्ठ, तो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ अथवा पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ। जैसे देवेंद्र देवताओं में हम्म जो श्रेष्ठ हम्म हैं, हम्म अथवा जो देवताओं में सबसे बड़े हैं, सबसे उच्च हैं, ए ग्रेड के जो भी आप कहें, तो वैसे ही महींद्र है। अब महींद्र न करके महींद्र ही ह्रस्व कर दिए, और ऐसा नहीं है केवल महींद्र में ही है, कई सारे शब्द हैं, आगे जब आप देखेंगे तो बताऊंगा कहाँ कहाँ इसको दीर्घ को ह्रस्व करके काम चलाते हैं, जैसे बताता हूँ। कुछ शब्द तो है ना जो कि बड़े मजेदार हैं, है ना, हम्म रोज ही पर- बोलते हैं। और हम्म, जबकि आप देखे होंगे इस प्रकार से बोलते हुए, हाँ, इस तरह के बोलते हैं। हम्म परीक्षा, हम्म प्रतीक्षा। हम्म अब अंदाजा लगा लीजिए कि महींद्र को महेंद्र अथवा महिंद्रा क्यों, जब परीक्षा को परीक्षा बोल सकते हैं, प्रतीक्षा को प्रतीक्षा बोल सकते हैं, रीजन क्या लगा, क्यों हुआ, परी में ई की मात्रा दीर्घ है, प्लस आगे बलाघात हुआ। हम्म अभी बलाघात वाले बिंदु आप लोगों को नहीं बताया, इन हम्म लोगों को पता है जो पहले जुड़े हुए हैं बाकी कक्षाओं में। प्रतीक्षा में भी ई की मात्रा दीर्घ है और आगे बलाघात है, तो दीर्घ प्लस बलाघात है, बलाघात तो करते हैं, दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं, तो फिर परीक्षा प्रतीक्षा हो जाता है। और ये शब्द कितने प्रचलित हैं आप देख ही रहे हैं, रोज ही प्रयुक्त होने वाले हैं, है ना। हम्म एक और बताता हूँ, अब समझ ही गए होंगे क्या ही बोला जाता है। हाँ, उसमें री पे जो होता है छोटा कर देते हैं वो। और मुझे अनुमान है कि काफी लोग ह्रस्व लिख भी रहे होंगे। हाँ, लिख भी रहे हैं, परीक्षा में लिखा तो प्रश्न पत्र पे भी लिखा रहता है। हाँ, तो जो बोलेंगे वही ना लिखेंगे, कौन सा वो शब्दकोश लेके भटक रहे हैं। हम्म जब हम बोलने में कैजुअल हो गए तो लिखने में होने में कितना देर है। हम्म बच्चे एग्जाम में नहीं देते हैं, जो हम्म
अपभ्रंश अभ्यस्त हो गए हैं, जैसे गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ये अभ्यास में है, तो वही बच्चे लिख देते हैं गच्छामि, मी दीर्घ लिख देते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, तो बच्चे क्या लिखते हैं पता है? रुको बताता हूँ। मैं तो देखा हूँ लिखते हुए, ज्यादातर बच्चे लिखे हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, ज्यादातर बच्चे लिखते हैं, जबकि उसमें ह्रस्व होना चाहिए। दोनों में ह्रस्व है, पठति में भी है, पठन्ति में भी। उसमें भी। अब मैं जब उनकी कॉपियां देखा एग्जाम में, अब चूंकि एग्जाम ड्यूटी में लगा था, मैं देखा कहाँ कौन कौन क्या लिख रहा है। अब खाली तो हम भी बैठे हैं, क्या करें, बच्चे तो एग्जाम लिख रहे हैं, हम क्या करें, तो घूम घूम के देख रहे हैं कौन क्या लिख रहा है। तो वहां देखने के बाद ही ऑब्जर्व किया कि इसको भी बताने की जरूरत है। तो एग्जाम के बाद जब क्लास हुई तो उनको बताया, तो बाद में क्या बोल रहे हैं पता है? सर फेल तो नहीं होंगे? हम कहे एक बात बताओ, तुम दीर्घ ही क्यों लिखे? ई की जगह ऊ क्यों नहीं लिख दिए? री क्यों नहीं लिख दिए? पठंती की जगह पठम्मी क्यों नहीं लिख दिए? केवल दीर्घ ही क्यों किए? इसके पीछे क्या लॉजिक था? कुछ और भी तो अगर गलत ही लिखना होता तो केवल ई को दीर्घ ही क्यों लिखते? कुछ भी किया जा सकता था। इसका मतलब गलत कौन है? अगर बच्चा गलत है, बच्चे को नहीं आता, तो पठती की जगह पठाती कर देता, पाठाती कर देता, पाठती कर देता, कहीं भी कर देता, और तो कहीं नहीं किया। ती को ही दीर्घ क्यों किया? क्योंकि बोलते समय कोई रोका नहीं कि बेटा पठती में दीर्घ नहीं ह्रस्व है। धड़ल्ले चलता रहा, एग्जाम में लिख के आ गए। और बाद में जब उनको बताया तो बोले सर पता नहीं पास होंगे कि नहीं। मैं कहा चिंता मत करो, कॉपी चेक करने वाले भी यही लोग जाएंगे जो तुमको पढ़ाए हैं। मैं तो कभी नहीं जाता था कॉपी चेक करने, कभी नहीं किया। मैं कहा जाऊंगा भी नहीं, अब मुझे बुलाना भी नहीं, फेल कर दूंगा। क्या कहा जाए, ठीक है। ओ औ अं अः, ये ए ऐ ओ औ चारों दीर्घ ही हैं, इनका ह्रस्व नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अवधि इत्यादि में ह्रस्व वाले प्रयोग भी मिलते हैं, पर वो अवधि है, अन्य अन्य विधान है संस्कृत में विधान। हाँ बोलिए। गुरुजी इसका प्रोनाउंसिएशन सिखाओ ना। ए ओ ओ आता है, बट फिर भी कोई ट्रिक कैसा कि याद रखे उसको, हाँ इसमें ही गुरुजी, ज्यादा मिस्टेक होती क्योंकि ये जो ए दोनों दीर्घ है, अब बता रहे थे, तो वो हम तो ये सोचते हैं ऊपर वाला। चार के चारों है। दीर्घ ही ह्रस्व है। हैं, हाँ चार के हाँ, वो तो चारों दीर्घ हैं। आपने बताया, आँख खोल दिया था हमारा बाद में। नहीं, पहले तो रुको हमें रुको रुको ह्रस्व रुको, ही थोड़ा लगता था। थोड़ा और खोलता हूँ, टेंशन की बात है। हाँ अब बताइए, ये ए ऐ ओ औ हाँ, ये दीर्घ वाले में आ रहे हैं या ह्रस्व वाले में? दीर्घ वाले में। तो इसमें ह्रस्व है ऐसा भेद अथवा ऐसी शंका क्यों आई? ह्रस्व में कहीं ए ओ ऐ औ है क्या? नहीं, ये तो आपने समझा दिया था, पहले हमारा अभ्यास वैसा था। मैं वही पूछ रहा हूँ, पहले हाँ, आया क्यों? ऐसे ही सीखे अब ना पहले गुरुजी। पहले भी तो जो ह्रस्व दीर्घ का भेद बताया गया, ए कभी ह्रस्व वाले ग्रुप में था क्या? पता नहीं नहीं। गुरुजी, हम पढ़े। तो जो एक नहीं था हम अनुमान करके उसको मान लिए, तो हमारी गलती है ना, हमको किसी ने पढ़ाया तो नहीं। गुरुजी, हम्म ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वो किसने क्या पढ़ाया वो नहीं पता हमको, पर हमने यही सुना है, जैसे ए री के बाद में ए लिखा हुआ तो वो छोटा है, और ए की मात्रा दिया वो बड़ा है, और तो हम एक होता है देखिए, जिसके ऊपर दो एक की मात्रा होती है। आपकी बात सही है, वो इसलिए क्योंकि अभी जो रेशियो चल रहा है क्या है? ह्रस्व दीर्घ, फिर हम्म ह्रस्व दीर्घ, हम्म फिर ह्रस्व दीर्घ। हाँ हाँ तो 3 बार ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, ये पैटर्न चला। हाँ और उसके बाद जब री तक भी था, 4 बार आया। हाँ 4 बार जब चल गया, आगे जब हम वही पैटर्न देख रहे हैं, तो हम उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए।
जैसे एक्सेल में नहीं होता है 2-3 नंबर डालो फिर सेलेक्ट करके खींच दो तो अपने 1 आप 2 3 4 अपना बढ़ जाता है। हम यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई कर दिए। तो यहीं से फिर और धीरे से बता दीजिए, मुझे लगता है अभिषेक जी का भी यही ये होगा कि जो हाँ, री से है तो ना हाँ अभिषेक इसमें जी ए में मात्रा क्यों नहीं लगाई गुरुजी? ये मुझे भी जानना था, ये सस्पेंस क्या है? ए फिर उसके नीचे वाला आई करके बोलते हैं ना, इसमें मात्रा ऊपर नहीं लगाई ना, इसलिए हमें लगता है ह्रस्व है। अब इसका ही दूसरा विसर्ग मत पकड़िएगा। हाँ, गुरुजी ऊपर वाला भी, हम्म, ऊपर वाला री री वो भी कर देता हूँ रुकिए। अब विसर्ग इसलिए लगा रहा हूँ कि नहीं लगाऊंगा फिर अपद हो जाएगा। अब जैसे ये शायद किसी कक्षा में भी था जहाँ अतुलेश जी ज्यादा किए थे। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ इसके ऊपर कोई डंडी नहीं है। नहीं लगी, पर ये जब किसी व्यंजन में लगता है तो उसमें सिंगल डंडी लग जाती है। हाँ, हाँ, और ये जो यही है। स्वर है उसमें दीर्घ ए आई में एक डंडी लगी है, और जब जी, किसी व्यंजन में मात्रा के रूप में लगता है तो उसमें डबल डंडी लग जाती है। जी। इसमें भी कोई भ्रम है? हाँ गुरुजी, जैसे ये जो आप रामायण लिखे है ना, तो एक डंडी वाले का जब अक्षर के साथ लिखते हैं तो वो 2 डंडी हो जाता है। इसका मतलब आप ऐसा कनेक्शन तो नहीं कर रहे हैं? जी, हाँ मैं वैसा करता हूँ। हाँ मैं भी, हमने मैं यही तो सीखा है। वैसा करता तो फिर इसको और नहीं, और एक शब्द है, और एक ये है, जैसे ए पे एक ही एक सिंगल मात्रा है ना, जो आपने रामायण लिखा है, वैसे ए है उस पे 2 मात्रा है। ये एनक वाला ए हो गया। आओ मतलब क्या बताऊं, अभी मैं शायद गलत पढ़ पा रही हूँ, प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, ये जो आपने दूसरा, यही हाँ अभी इसको इससे जोड़ दीजिए, रामायण से जोड़ दीजिए हमारा ये। नीचे वाले से। हाँ ये हाँ भगवान। ये अच्छा, ये तो उसमें वर्णमाला में नहीं है, मातृका में ही नहीं है, पता तो नहीं, आया हमने यही सीखा, ये वो तो आया हमें कहाँ नहीं से? पता, पर हमने ऐसे ही, मतलब मेरा तो ऐसे ही सीखा हुआ है। अभी जो आपने हमारा डंडा इन्वेंशन है। नहीं नहीं, हमने ऐसे ही सीखा। ये जो रामायण लिखा हुआ है ना, अभी आपने ए पे जो मात्रा डाली ना, उसको रामायण से जोड़ दीजिए, ऐसे सीखा है। नहीं, जी, ये तो जी गुरुजी। वर्णमाला में भी नहीं है ना। पता नहीं है, ऐसे ही सीखा है गुरुजी, नहीं मतलब है क्या? हमारा इधर सेटिंग यही है। नहीं, वर्णमाला में कहाँ है? होगा ना, होना पता चाहिए, तो नहीं, हमें अभी तो कैसे याद मिला ये कौन सा? ऑब्जर्वेशन? ये आप दूसरे वाला। वर्णमाला हिंदी संस्कृत कोई भी ढूंढ लीजिए, हिंदी। चाहे माहेश्वर सूत्र ढूंढ लीजिए, या जो आप अभी ऊपर मत जाइए गुरुजी, नीचे का बोलिए। महेश सूद बहुत ऊपर है, आप सीधा हाँ, कखा हम तो कखा लघु वाला सिद्धांत में ही देखिए। घूम रहे हैं। हाँ, पहली प्राइमरी कक्षा लेवल या पे उससे भी, पहले की बात है ये। मैं कहता हूँ प्राइमरी लेवल में भी जो पुस्तकें प्रकाशित हैं हाँ, उसमें ये ए पे डबल डंडी वाला कहीं प्रकाशित नहीं है। वो नहीं पता, पर वो क्या प्रकार, मतलब क्या है वो पता नहीं, पर हमारे दिमाग में सेटिंग यही है, जो आपने अभी लाइन लगाया वो, और जो अभी ए लिखा है उसको रामे से जोड़ दीजिए, ये हमारा सेटिंग है। अच्छा तो ठीक है, हम मैं अगर सुधर। ढूंढूंगा आपके तो। दिमाग में ये पिक्चर यदि सेट है, हाँ हाँ, कभी किसी से वेरीफाई नहीं किए? कौन वेरीफाई करेगा? उसके बाद तो सब हाँ, इंग्लिश ही हो, इंग्लिश है। हम इंग्लिश से ही पढ़ा हूँ मैं तो गुरुजी, और प्लस ये कोई एज के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछना थोड़ा, नहीं, कोई हमें भी ये बताने वाला भी लगता तो है। होना चाहिए ना, उतना उस लेवल हाँ, का बताने वाला। पहली बात तो स्मार्ट आवश्यकता नहीं इनफ होती, होना क्योंकि सब चाहिए। कुछ इंग्लिश में हो जाता है। और दूसरी बात तो आपको सही जवाब देने वाला कहाँ मिले, पर ये अब यही आपने लिख सेटिंग बैठा दिया, हुआ है हमारे बताओ। दिमाग में। नहीं, मेरे मेरे भी दिमाग में सेम है। ये हाँ, तो मुझे उसमें 4th बैच में कुछ प्रश्न मिले, उनके प्रश्नों से मुझे डाउट हुआ। 5th में अभिषेक जी और अतुलेश जी ये बढ़िया खोज खोज के ले जाते थे। अब उनके प्रश्नों को देख के मुझे डाउट होता था कि भाई इस लेवल के प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। गुरुजी हमने, हमारा सेटिंग ऐसे ही बैठा है। वो क्या अब तो हमको याद नहीं है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, या स्कूल में कौन सा पुस्तक हमने पढ़ा था,
वो नहीं पता, हाँ। पर ये सेटिंग ऐसे ही बैठा है जैसा अभी आपने लाइन लगाया। जबकि वो जुगाड़ से लगाया, पता है, डिफॉल्ट में है ही नहीं। पर आपने जो जो डबल डंडी टाइप किया हूँ हाँ, जी। वो जुगाड़ से है, वो डायरेक्ट स्वर का नहीं है वो। पर जो अभी आपने लगाया ये हमारा सवाल यही है, एग्जैक्टली यही सवाल है। और ऊपर का भी है, जो ऊपर ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जो ऊपर का तो ये जो इसका मतलब ये है कि ए आई को आप लोग आई ऐसे कुछ 3 बार ए पढ़ेगा। हाँ और आई हाँ इस प्रकार से हाँ पढ़ते हैं। हाँ। हाँ हाँ। जबकि इसका नेचुरल फेस है एक बार दुर्गा सप्तमी की कक्षा में भी आपने ए पूछा था, तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था। वही इसका नेचुरल फेस ये है ए हाँ ये आई। और हाँ ये जो आप लोग कर इसलिए रहे हैं ना, हम हाँ, इसलिए हम इसको ए को ह्रस्व समझते हाँ हैं और हाँ इसको दीर्घ समझते हैं। हाँ, क्योंकि जब दुर्गा सप्तमी में 2 की मात्रा आती है तो हम उसको ज्यादा जोर से बोलते हैं, मतलब यही समझ के बोलते हैं नीचे वाला। कट लगाना जरूरी है, नहीं जो केवल वीडियो देखेगा ना भ्रमित हो जाएगा। नहीं, पर ये सच्चाई है, उनको भी पता चलेगा कि कहीं ऐसे भी गलती होती है। आपको ही नहीं पता था तो नहीं, मैं तो ज्यादातर ऑब्जर्व करता शायद रहता हूँ, जब मैं देखता शायद रहता वो हूँ, सुनता रहता हूँ। दूसरे स्टेट में ऐसा होगा, क्योंकि वो नहीं, शायद गुजरात से पढ़े रहेंगे, मैं आधा महाराष्ट्र से पढ़ी। आधा भारत तो मैं भटक नहीं चुका हूँ। नहीं, मैं हाँ मुंबई का हूँ जनरली, अच्छा, गुजरात हाँ, आधा मुंबई ये भारत तो मैं गुरुजी, भटक चुका हूँ। ये मुंबई सिलेबस का गड़बड़ है। मैं मुंबई में ही ठीक, पढ़ा हूँ, फिर अच्छा, मैं यहाँ हाँ, आया फॉरेन में, मुंबई में कहाँ रहते थे आप? घाटकों पर। अच्छा, चलिए, ओके, परिचय बाद हाँ में तो लेते एक ही रहेंगे, बात है। पहले वर्णों को परिचय ले लें। हाँ गुरुजी, जी ये पूरा लाइन बहुत अच्छे से बताना होगा, अभी और क्योंकि बताना है, फिर बाद में हाँ अभी हाँ और बताना है। ऊपर वाला। हाँ, प्रोनाउंस सिखाना है और कैसे हाँ, इसको आपको तो करेंगे। समस्या पता चली गुरुजी, समाधान कहाँ होगा? देखो, ए हम्म आई हम्म ओ औ, हम्म ए आई ओ औ। ए आई ए ए पढ़ते थे हम लोग, औ ए ठीक है, ए औ ऐसे। अब अगर इससे पकड़ में ना आए हम्म तो ए को पकड़िए रामे से, हम्म इसको पकड़िए, नहीं गैया नहीं, मैया से, हम्म गैया मैया चाहे जो बोलिए, हम्म हमको तो उच्चारण पकड़ना है ना। हम्म तो ए पकड़ने के लिए रामे का जो ये माँ पे ए की मात्रा है, रामे जैसा बोलते हैं, वो है ए। हम्म आई पकड़ने के लिए माँ पे जो आई की मात्रा है, मैया, हम्म मैया बोलते हैं ना, मैया भैया, गैया भैया। हम्म अब इसमें आप एक बार देखे होंगे, हम्म जैसे मैया है, हम्म, इस प्रकार से देखे हैं क्या? हाँ देखा तो है। जैसे भैया, कहाँ गया भैया, नहीं अभी तक नहीं देखो। पहला ही ये तो भैया मैया तो अवधी भाषा में शायद जो है हाँ उसमें चलता है शायद। नहीं, हाँ पहला ही हाँ, देखा है मैंने तो भाषा चाहे मैया जो का। भी हो, हमको तो केवल उच्चारण पकड़ना है ना अभी, शब्द अवधि के ही क्यों ना हो। हाँ, पर ये मैंने दोनों देखा हुआ, मैया मई ई लिखा हुआ भी और आई की मात्रा के साथ भी ये देखा वाला भी हुआ। देखे हैं, ये हाँ वाला भी देखे हैं, हाँ हाँ, दोनों देखा है। और कभी कभी एक जैसा ही लगता है। हाँ जैसे बताता हूँ, कहाँ गया वो चाचा, अरे हाँ ये भी बड़े मजेदार है, नहीं नहीं, ये दूसरा वाला कम देखा, पहला वाला ज्यादा। पहले ज्यादा देखा हूँ। हाँ जबकि पता है, यदि संधि के लॉजिक देखे जाएं, ऐसे तो ये भी हो सकता है, लिए लिए ए भी होता है और यम एक चुंडी ये लिए गुरुजी, लिए और एक प्रश्न है, लिए ये राम लिए ये नहीं, यही तो कंफ्यूजन होता है ना, यहाँ शंका होती है कि भय कौन सही है। अब इसे वर्तनी में आ जाता है ये हिंदी वर्तनी। बता रहा हूँ, लिए लिए भय हम्म, भये हाँ आता है ना।
भय प्रकट कृपाला, अब कौन से भय, या में एक ही मात्रा या फिर भ ए, समस्या आती है ना। अब एक बात बताइए, अब जैसे गए गए ये भी होता है। गणेश को क्या करते हैं, गणेश, हाँ, गण प्लस ईस। गण प्लस ईस है, हम्म बगल बगल बैठे तो क्या हो गए, गणेश। तो स्वर और स्वर एक साथ हो तो क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी ना, हम्म होगा या नहीं। हाँ, जैसे अड़ा का अ और ई का, हाँ ठीक। हड़ा का आ और ई दोनों मिलके ए हो गया तो गणेश हो गया। हम्म और एक दूसरा बताता हूँ, तथा एव क्या बनता तथैव है, तथैव तथैव, तथैव नहीं। तथैव, हाँ। अब ऐसी सिचुएशन में बताइए कि भय में भा और ए कर दें तो क्या हो जाएगा, भय अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा, हाँ। तो ये जो नया रूप आ रहा है गलत है, सही मान लिया जा रहा है, अब इनकी बुद्धिमत्ता है, लॉजिक बैठता ही ये नहीं। जो एनक वाला ये नहीं होना चाहिए, ये वाला ये होना चाहिए। कैसे होगा, अच्छा, स्वर के बाद स्वर आए संधि ना हो, संधियों को रोकेगा कौन, नहीं समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं आप। स्वर के बाद स्वर आए और संधि ना हो, एक ही पद हो, ऐसे कैसे संभव है। संहिता के पदे नित्य, एक पद में संहिता नित्य है, और वहां रोकने कौन आ जाएगा, चाहिए में भी ए जो लगा रहे हैं, हाँ में ई की मात्रा है, आगे ए है, ई ए दोनों एक साथ कैसे रहेगा, अच्छा, ठीक। होगा ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा, यानी दो स्वर एक साथ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ये और जहां लॉजिक। आते हैं वो प्रकृति भाव वाले प्रकरण है, और यहाँ प्रकृति भाव किसी भी एंगल से सेट नहीं होगा। प्रकृति भाव संधि है ना, हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु इत्यादि, विदु दे द्योतनम प्रक्रियम, वो प्रकृति भाव के प्रकरण में कुछ है, पर ये तो उसमें भी नहीं आते। तो ये चाहिए ये वाला ही सही है, ये वाला। संस्कृत की दृष्टि से। अच्छा, हिंदी की दृष्टि से सब सही है, क्योंकि उसका जो मानक बना हुआ है ना, 10 साल तक अगर कोई शब्द यथावत चल गया तो फिर वो ब्रह्मवाक्य बन गया। अब वो हाँ, गलत, वो तो सब दिमाग में चढ़ जाता है लोगों के। वो अब वो गलत नहीं है। जैसे उनका कृपया कृपया हो गया है, वो भी सही हो गया है। आधा तो पौ लिखने 10 लगे हैं वो। हाँ 10 साल तक चला जाए तो फिर चल जाता है। उनको अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, व्युत्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक शब्द बताता हूँ, पकड़ में आ जाए तो बताना। ये अवधि का शब्द है पौरुख, नहीं पौरुख है हिंद का करी है ना। अब इस पौरुख का मूल शब्द क्या है, गेस करके बताइए, शब्द का अर्थ क्या है। पौरुष, हम्म, पौरुष, अच्छा, पौरुष। पौरुष नहीं। पौरुख जो बोला जाता है ना, पौरुख है हिंद का करी है ये, तो इसका हाँ मूल क्या है पता है, पौरुख, पौरुष, हाँ ये षटकोण वाला सा, यही बोला था। पौरुषम का जो है पौरुष, पुरुषस्य भाव कर्म वा पौरुषम, पौरुषम वीर्यम। पौरुष। और अपने यहाँ जो चलता है सा को खा बोलने का अभ्यास, हाँ, सब तो पौरुख कर दिए, मतलब बाकी सब चीजें वैसी ही। अब जिसको संस्कृत का बोध नहीं है और उससे पूछ लीजिए, ए महाराज पौरुख का मतलब क्या होता, तो हिलाए डुलाए के बताइए ये पौरुखा, लेकिन शब्दांतर में ना बता पाएंगे। पौरुख देखोगे दिखाएंगे कैसे पौरुख, दिखाने पीछे थोड़ी है, किसी से पूछ के देखिएगा कि पौरुख का मतलब क्या होता है। एक और सुने होंगे,
9 गुरुजी महीने तुम्हें कोख में रखे हैं। को अब कोख का पूछिए, कोख कहाँ से आया, कोख का मूल क्या है? कोश हो सकता है। नहीं, इसका वो अपभ्रंश होता रहता है ना, अच्छा, कुक्षी। 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 तो अवधि में जो हल्का फुल्का। कठिन है उसको एकदम टंग ट्विस्टिंग वाले को सबको हटा के एकदम सादा सादा कर दिया। हाँ, कौन? कुक्षी तो संस्कृत शब्द है ना आचार्य जी। अरे तो भाई, अभिषेक जी कुछ पूछ रहे थे लगता है। अवधि अवधि हो, हिंदी हो, या जो भी प्रांतीय भाषाएं हैं, कहाँ से अपभ्रष्ट होके आई हैं? संस्कृत से आई है सर। फिर और संस्कृत पढ़ना छोड़ दो, तो जो तुम्हारी अपनी भाषा है, मातृभाषा, शून्य हो जाएगी। आप एक भी लॉजिक नहीं दे पाओगे कि सही कैसे है। वो एक प्रसंग आया था एमफिल के टाइम पे, ऐसे ही आते आते सर एक प्रश्न पूछे। वो बताए थे बजरंग, जो कि हम लोग बोलते हैं बजरंग बली, बोलते हैं ना। तो उनकी आशंका ये थी, बच्चों ये बताओ, ये जो बजरंग है, बजरंग क्या अर्थ है? क्या रंग बजता है? बजने वाला रंग तो है नहीं, तो ये बजरंग क्या है? बलि तो चलो फिर भी समझ में आता है, ये कौन सा रंग है जो बजरंग है? तो बोले बजरंग का तो अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, भज कर देते हैं कि भज रंग, भजते हैं तो भजरंग कर दो, क्योंकि बजरंग में अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। एमफिल की क्लास में ये डिस्कस हुआ था। अब बोले ये चल रहा है, आगे भजरंग, भजो रंग इत्यादि होने वाला है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि जब समझ में ना आए थोड़ा छेड़ दो, और थोड़ा छेड़ दो, और थोड़ा छेड़ दो। करने की कोशिश करूं। हाँ, अब इसका जो बजरंग है, बजरंग का मूल क्या है, कभी सोचे हैं? नहीं, बताइए तो। अच्छा, वज्रांग, वज्रांग बोली, ओ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात बता दी। देखिए बताता हूँ। क्योंकि संस्कृत है तो अनुसार लिखना थोड़ा वो हो जाएगा, वज्रांग, ठीक है। और वज्रांग च असौ बलि च वज्रांग बलि, ठीक है। वज्र के समान जिसके अंग हैं, वज्रम इव अंगम यस्य सह वज्रांगः वज्रांगश्च असौ बलि च वज्रांग बलि, ठीक है, हनुमान जी का विशेषण है। और हनुमान जी को वज्रांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वज्र के द्वारा आघात हुआ था, बुद्धि टूट गई थी हनु, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। पहले उनका नाम हनुमान नहीं था, वो टूटने के बाद नाम हनुमान पड़ा। अब टूटने, हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा, इस पे कभी जिज्ञासा हो तो बताइएगा, थोड़ा आनंद और लिया जाएगा। तो वही तो वो इंद्र ने उनके पर उससे वार किया था अपने से, यही ना कथा है ना गुरु जी? हाँ, पर अभी तक शब्द का अर्थ नहीं पकड़ पाए होंगे। नहीं नहीं, ये अब तो अभी आज हम पकड़ रहे हैं, आज में पता है ये शब्द कहीं हमने पढ़ा था, लेकिन ये नहीं मालूम बजरंग का मतलब वज्रांग होता है, ये नहीं। अरे भाई एक बात बताइए, अपने यहाँ जो है जैसे संस्कृत का शब्द है कर्म, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। धर्म, धर्म बोलते हैं ना। तो वज्र को वज्रांग, वैसे भी वज्रांग, जो जिसको हम अपभ्रंश बोलते हैं, उसको आप नॉर्मली रफ एंड टफ करके देखिए, घसीट के, तो जो बन जाता है वज्रांग को कैजुअल होके बोलना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आप वज्रंग, वैसे भी वाह और बा में ज्यादा अंतर मिलता नहीं है कई प्रांतों में। वज्रंग सही, वज्रंग बन गया, वज्रंग। वाह को बा कर दिए, तो पहले वज्रांग, फिर बजरंग, उसी से होते होते बजरंग आया। अब वज्रांग से बजरंग में अब आप देखें तो काफी अंतर है। तो अब ये वज्रांग से बजरंग को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो पूछ रहे हैं ना कि बजरंग में बज क्या है, ये तो बजता ही नहीं, डीजे वाला बज है क्या? कौन सा बज है ये?
कौन सा रंग है जो बचता नहीं है, ऐसे कई सारे थे आक्षेप मजे लेने के लिए, बच्चों की बुद्धि खोलने के लिए प्रसंग उठाए थे। तो बोले अगर तुम लोग संस्कृत पढ़ना छोड़ दो और व्युत्पत्तियां छोड़ दो तो तुम्हारे जो मूल शब्द है ना तुम्हारे आंखों के सामने नष्ट हो जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो बोल देंगे कि बजरंग सही नहीं बैठ रहा है, भजरंग कर देंगे, तुम बोले हाँ हाँ गुरुजी ठीक है हम रंग भजेंगे। अब हनुमान जी लाल वो लाल देह लाली लसन लाल लाल वाले रंग है भजरंग, ठीक है रंग भजेंगे। वो जो बता देंगे आप मान लोगे, क्यों? आपकी अपनी व्युत्पत्ति शास्त्रगत जो व्युत्पत्ति है वो नष्ट हो गई। जैसे एक कई प्रकार के आप भगवान शब्द की व्युत्पत्ति सुनते होंगे, सुनते हैं ना, भ ग व आ न ये 5 करके अलग अलग करते हैं। ऐसे आपको जो जो बताया जाएगा मानते जाएंगे। एक शब्द आप सुने होंगे व्याकरण, वज्रांग शब्द शायद मैंने यही कहीं पढ़ा है। लौहांग तो मैंने पढ़ा था कि हनुमान सहस्त्र नाम में है, शायद हो सकता है ये वज्रांग शब्द हो हनुमान सहस्त्र नाम में, क्योंकि लौहांग तो मैंने पढ़ा है, वहां पे उनका एक नाम लौहांग बताया लौहांग गया। मतलब क्या है? लौह इव अंगम यस्य सः लौहांग, लोहे की तरह। जबकि हाँ। लोहा तो देखो लोहा वज्र से कमजोर है, तो हाँ वज्र से। वज्र से कमजोर है। लोहा को और हीरे को एक साथ भिड़ाया जाए तो कौन टूटेगा? लोहा लोहा टूटेगा। हाँ लोहा टूटेगा। हाँ हीरा तो पत्थर पत्थर से बहुत सकता है। मजबूत है वो। एक बार मैं समुद्र किनारे था तो कोई था हीरा बेचने वाला, मुझे मिला, बड़ा सस्ते में दे रहा था, अच्छा हीरा। तो मैं कहा इतने सस्ते में कौन दे देगा? बोला महाराज अभी बताता हूँ। वो 5 रुपए का 2 सिक्का निकाला और जिससे ठोकते हैं हथौड़ी निकाला, बीच में हीरा रखा, धम मदे पहाड़ मारा। मैं तो सोचा गया ये तो, और दिखाया, बोला देख लो महाराज सिक्के में छेद हो गया। अब वो वैसे का वैसे ही है। नकली होता, अगर कांच का होता तो वो चूर चूर हो जाता जितने जोर से मारा था वो। हाँ नकली में टूट जाता है। भाई कांच है ना, टूट जाएगा। 2 5 के सिक्के नीचे ऊपर रखा और सपोर्ट लगा के जो दम मदे मारा हथौड़ा, मुझे तो लगा गया होगा, देखा तो सिक्के में छेद हो गया था नीचे ऊपर दोनों में। यही पूरी बीच में बेच रहा था। कभी कभी ना ये लोग सस्ते में दे देते हैं, बहुत सस्ते में दे देते हैं, क्योंकि मिल जाता है इनको कभी कभी। बाद में भी चेक कराया हमें सोनार से, बोला इसका तो बहुत रेट है। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात, ठीक है चिंता ना करें, आनंद लेते रहें, आनंद के लिए ही कक्षा है। तो ए आई ओ औ अंग अह, अंग अह, इतना ही पर्याप्त है। अंग आहा कई बार करने लग जाते हैं, जैसे खाने के बाद आता है ना आ मजा आ गया, तो वो वाला आहा करने लग जाते ये हैं। बताइए आचार्य जी, सुबह जो आपने क्लास में बताया कि हम लोग ह का उच्चारण करते तो ह नहीं बोलना है इसमें ना, जैसे आपने नहीं बोले। नमः शिवाय तो बोला ठीक है, लेकिन नमः शिवाय ह नहीं बोलना है हमको, क्योंकि नमः अर्थ एक शिवाय, तो पड़ जाएगा। नमः शिवाय भी चल जाएगा, नमः शिवाय भी चल जाएगा, नमः शिवाय ये नहीं। हाँ नमः शिवाय नहीं चलेगा, नमः शिवाय। या तो विसर्ग बोल लें, या तो विसर्ग का कन्वर्जन जो शाह है, उसको बोलते चुप्पु हैं। संधि स्तोष्ट नष्ट हो, हरि शेते, हरिश्चेते जो है, या तो वो बोल लीजिए, या तो हरि शेते बोल लीजिए। हरि ही शेते ये नहीं चलेगा। कहाँ? संधियों में, श्लोकों में, मंत्रों में। स्वतंत्र है तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। जी लक्ष्मी जी। हाँ ये सब है ना प्रोनाउंसिएशन है ना, उसको आराम से आज और कल कक्षा चलते समय है ना थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। वो हम अभी भी वो पुराना वाला डिलीट होके नया वाला सेट नहीं हो रहा है। देखिए अभी शुरुआत है, समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है, बस पर इतना बोलते वक्त इतना वही गलती हो जाएगी। मतलब इतना हमको पर्याप्त है। हाँ आगे अभी तो अभ्यास बाकी है। हाँ अगर आज बात समझ में आ गई, कल तो हाँ अभी 2 क्लास और है ना, हाँ हाँ तो बात कल जब समझ आगे इनके उदाहरण देखेंगे। हाँ अभी केवल वर्णमाला पे है, एक एक वर्ण पे डिस्कस कर रहे हैं। हम्म, वर्ण जब 2-3 वर्ण मिलके एक एक शब्द बनेंगे हम्म, तो वहां परिवर्तन आएगा। शब्दों हम्म, के संघात से जब वाक्य बनेगा तो उसमें परिवर्तन आएगा। और हम्म, वही जब छंद में निबद्ध हो जाएगा, हम्म, श्लोक मंत्र इत्यादि में, तो उसका स्ट्रक्चर बदलेगा।
समस्या क्या हो रही है कि हम पद का अभ्यास किए और फिर उसका परिवर्तन ही नहीं करना चाहते। जैसे रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः इत्यादि पदपाठ जो किए, अब जहां भी हमको रामई दिखेगा हम वहां रामई ही यही बोलेंगे, रामम यही बोलेंगे, ये दुरभ्यास है। जबकि रामम रामौ रामान ये पद पाठ है, जब आप शब्द रूप का पाठ कर रहे हैं अकेला अकेला एक एक पद का है, द्वितीय एक वचन, द्वितीय द्विवचन इत्यादि। पर जब ये यही रामम रामौ इत्यादि किसी मंत्र में श्लोक में जाके लग गया तो वहां संधियां लगेंगी, फिर आप माँ नहीं बोल पाएंगे। माँ बोलने का दो ही सिचुएशन है, या तो माँ लिखा हो या तो अनुस्वार के बाद पवर्ग हो। यदि माँ लिखा नहीं है और अनुस्वार के बाद पवर्ग नहीं है तो आप अनुस्वार को माँ बोल ही नहीं सकते। जबकि चल क्या रहा है, कोई भी अनुस्वार है आंख मूंद के माँ बोले, है ना। जबकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका, माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस नासिका, भेद है ना। तो कहने के लिए छोटी बातें हैं लेकिन गलतियां किस लेवल की हैं। अर्थ का अनर्थ। फिर तो वर्णमाला से ही अगर उस लेवल पे चलें परिवर्तन वहां भी दिखेगा। और कुछ प्रश्न है तो बताइए। नहीं अभिषेक जी कुछ पूछ रहे थे शायद। प्रश्न है सर जी, तो गुरु जैसे जी, आज क्लियर हुआ। ये मुझे एक पूछना था, जैसे रामे और रामो लिखा था तो उसमें भी मुझे एक मात्रा दो मात्रा में ये था, एक ह्रस्व एक दीर्घ ऐसा था। रामे मे और मो। रामौ, हाँ नहीं, म के बाजू वाला निकाल दो, सिर्फ ऊपर दो मात्रा रखो। यहाँ पे ए है, यहाँ पे औ है। पकड़ में आया। और दूसरा जी। अगर चाहते हो तो इसका बनेगा, हाँ यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि जैसे ए पे कोई मात्रा नहीं है, ओ पे भी वैसे कर देते, तो यहाँ तो एक मात्रा लगा दिए तो ओ और औ में तो भ्रम नहीं होता, ए में काहे नहीं लगाए, यहाँ पे भी एक और दो मात्रा लगा देते तो बढ़िया रहता नहीं। जी पर ऐसा हुआ तो नहीं है। नहीं। ओ और औ में तो एक डंडी दो डंडी दिख रही है, जबकि ए आई में स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो गया, ए में डंडी ही नहीं है और आई में एक डंडी है, और इसको आप लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिए कि ए में एक डंडी लगा दिए, आई में दो डंडी लगा दी है। जी उसी और के ऐसा चक्कर मे में में भी राम में है ना गुरुजी, तो मे में ऊपर एक डंडी है, ऐसा ही दो डंडी ऊपर हो तो उसमें भी मुझे ऐसा डाउट है कि मे ह्रस्व है और दो डंडी है तो दीर्घ है, बट अभी क्लियर हुआ है। जैसे हाँ ये वाला में और ऊपर रामे वाला में। अब जैसे मईवम, माँ एवं मईवम, जी पद ही देना उचित है, वैसे दूंगा तो जुगाड़ लग जाएगा। तो इसमें क्या था मई में, एक में सिर्फ वो बोल रहा हूँ, ऊपर वाला में रामे वाला। रामे और मईवम। हाँ इसमें दो मात्रा है, इसमें एक मात्रा है ऐसा। नहीं दोनों में दो मात्राएं हैं, एक मात्रा कहाँ है। अरे रुकिए नहीं रुकिए ऊपर। रुकिए एक सेकेंड, हाँ एक मात्रा दो मात्रा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। एक नहीं, ऐसा मात्रा दो दिखता है मात्रा ना। नहीं, गुरु एक जी, मात्रा है ना जैसे अभी औ पे दो डंडी लगी है, रामे में एक डंडी है, तो रामो में दो डंडी 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 है। मात्रा है क्या। डंडी को वो मात्रा ही तो जोड़ा जाता है। हाँ ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग नहीं गुरु जी। यहाँ मुझे देखिए लगता है मात्रा मुंबई का नहीं,
मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। मात्रा का जो बताया गया उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः एक मात्रिका द्विमात्रिका त्रिमात्रिका इत्यादि जो भेद आता है, मात्रा का अर्थ वहाँ कालवाची है। मात्रा का मतलब डंडी नहीं है। डंडी, नहीं तो दीर्घ आप एक क्या डंडी बोलते हैं? मतलब एक मात्रा, दो डंडी मतलब दो मात्रा, रा में म पे एक ही मात्रा, एक डंडी तो एक मात्रा, म ठीक है, ठीक रा ठीक ठीक। म में री दो री में डंडी कितनी दो मात्रा है? मात्रा। री में कितनी हाँ? मात्रा है? किसमें? री में वो नहीं पता है, पर ये हम यही अटके हुए हैं, हमको नहीं, यही अभी तक ये रुकिए, इतने में पता है। फिर चलिए वो बताता री हूँ। तो ऑलरेडी डिफिकल्ट है, री वाला तो ये सिंपल में गुरुजी आई है सिर्फ गुरुजी। ये कर दीजिए, क्योंकि वो भी ले लेंगे ना, हम समझ ही नहीं पाएंगे। री देखिए, तो ह्रस्व एक मात्रा काल है। हाँ, एक मात्रा दो मात्रा, ह्रस्व है ना? रुकिए रुकिए, इसको अप डाउन करना री तो पड़ेगा। ह्रस्व एक मात्रा काल। अब मिटाना पड़ेगा उसको फिर से, रुको। इसमें और इसमें क्या देखो बोलते ऊपर हैं? वाला ह्रस्व है, नीचे वाला दीर्घ है। हाँ, तो ये तो नहीं बोलते ना कि एक मात्रा द्विमात्रा। वो नहीं बोलते, पर ये हमें पढ़ने भी नहीं आता है। इसमें तो हमने एक ही पढ़ा है, दो तो पढ़ा ही नहीं है, छोटा बड़ा छोड़िए, हमने एक ही पढ़ा है। ऋषि वाला री है ये, हमें हाँ पता बस है वो ऋषि गुरुजी। वाला री पढ़ा है, ये छोट दीर्घ और लघु का हमको पता भी नहीं है। तो दीर्घ वाला प्रयोग कभी किए भी नहीं होंगे। पता नहीं है, जो दिखता था वो एक ही प्रोनाउंस होता था, री, बस। अच्छा, एक बात बताइए, जो पितृ शब्द का ऋषि रूप चलता है, पिता हाँ, पितरो पितरः, वो सब नहीं पता हमको, हमको सिर्फ ये पता है कि वो जो ऋषि वाला री होता है, बस उतना ही पता है। उसमें दो होता है ये पता, मतलब एक दीर्घ एक लघु है, ये पता ही नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता है, दूसरा हमने ऐसा पढ़ा मिलता भी नहीं है गुरुजी, दूसरा तो बहुत रेयर केस में मिलता है दूसरा। कौन बोला नहीं मिलता है? मैं सामने बैठा हूँ, फिर बोलते नहीं मिलता है। नहीं, वैदिक हमें नहीं मंत्रों में मिला, मिलता आप होगा तो गुरुजी, अच्छा, वैदिक मंत्र नहीं में। मिला एक बात है, अभी संस्कृत पढ़े कितना हो? नहीं, देखिए गुरुजी क्या है, हम सब हिंदी 40 पढ़, मतलब 40 थोड़ा डेज हो बहुत गया गुरुजी, हिंदी। 48 डेज। तो फिर 48 डेज में पूरे ब्रह्मांड में है ये नहीं है, ये कैसे, मतलब इतना साहस कि है नहीं ये नहीं गुरुजी, है। हिंदी हिंदी की जो वर्णमाला हमने पढ़ी है ना, मतलब जो महाराष्ट्र में या मुंबई में हमने पढ़ी है ना, उसमें ऋषि वाली एक ही री रहती थी, ये दो री तो होता ही नहीं था। और हिंदी में बड़ा वाला दीर्घ वाला री शायद नहीं है, शायद उसका वैदिक मंत्रों में और संस्कृत में ज्यादा उपयोग होगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। मैं तो वैदिक को छोड़िए, लौकिक में ही है। एक बात लौकिक में। बताइए, माता हाँ पिता इत्यादि जो हैं, हाँ, इनका जो रूप चलता है, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ, द्वितीय बहुवचन में क्या होगा? हिंदी के ग्रामर तो और भी बेकार है। नहीं, पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन षष्ठी बहुवचन क्या होगा? वहां दीर्घ ही होता है। और जब दीर्घ होता ही नहीं है तो ऋकारांत शब्द सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको दीर्घ मिलेगा ही नहीं, हो गया सत्यानाश। हाँ, वो मामला वही खत्म है, पुस्तकों में भी हमने यही पढ़ा है, मतलब और हमें कहाँ से पता चलेगा? ये जो दूसरा वाला है, ये तो मैं अभी अभी देख रही हूँ। ऊपर वाला ऋषि वाला री देखा है, री देखिए, अभी ऋषि। अभी तक आपने जो पढ़ा वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार हाँ पढ़ा होगा। हाँ, ये अभी संस्कृत जो में होगा ना, तो हमने नहीं अभी पढ़ा जो ये। आपके सामने चल रहा है संस्कृत के लिए है, और वो भी हाँ सारा नहीं है, हाँ, सारा नहीं है। तो मैं ये बोल रही हूँ, जो पहले वाला री है और अभी बड़ा अभी इस दीर्घ, पुस्तक में आप जितनी वर्णमालाएं देखी हैं, इतना ही है, ऐसा नहीं है। ये इतना जितना हमने इससे भी देखा है यही इससे भी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा है। नहीं, अभी यही रुकते हैं। मैं ये बोल रही इतना हूँ ही कि पढ़ा दो गुरुजी पहले। हमें इतना तो आ जाए, आगे का देखा जाएगा। पर ये जो ऋषि वाला री है, हमने सिर्फ उतना पढ़ा है, और उसमें और एक री होता है, वो दीर्घ होता है, ये अभी देख रहे हैं। तो ये संस्कृत में होगा, हिंदी में नहीं होगा फिर। हिंदी में फाउंडेशन या नहीं क्लियर है हो पता जाएगा नहीं। ना हाँ तो अच्छा हिंदी में होगा। नहीं होगा ऐसा तो नहीं बोल सकते, हाँ, नहीं देखना नहीं, ऐसा पड़ेगा। है गुरुजी, ऐसा है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला के कुछ वर्णों को हिंदी में छोड़ दिया गया है। हाँ, उनको लगा कि इसकी जरूरत हमें कभी पड़ेगी ही नहीं, इसीलिए उन्होंने हटा दिया उसको। क्योंकि वो अपने हिसाब से चल जाते हैं ना। आपने हरस में 5 बताया, हिंदी की पुस्तकों में 4 ही है। हाँ लेट वही ले मैं हटा बोल रही दिया। हूँ। मतलब हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में तो देखिए, हिंदी का हिंदी अलग ही है, हिंदी क्योंकि के लिए महाराष्ट्र में और एक चीज है गुरुजी, क्योंकि मराठी का जो वर्णमाला है और हिंदी का लिपि जो है, मतलब मराठी और हिंदी बहुत कुछ एक जैसा है।
बहुत हम्म, कुछ क्या, सब मेरे ख्याल से सभी कुछ है, शायद एकाध कुछ है नहीं है ऐसा है। मराठी लिपि हिंदी लिपि ऑलमोस्ट सेम है, तो उसका इफेक्ट हुआ रहेगा कि मराठी ज्यादा हिंदी में हावी हो गया रहेगा और कुछ कुछ गायब हो गया, कुछ अलग आ गया, पता नहीं। मेरा तो यही मानना है कि हिंदी के बजाय संस्कृत सीखा जाए, ज्यादा अच्छा है। नहीं देखिए पर हमने क्या हिंदी गुरुजी बोल रहे हैं हमको, ये जो बड़ा वाला री है वो सब हमने पहली बार देख रहे हैं, तो हमको पता भी नहीं है कि इसको कैसे पढ़ना है और ये क्या है। देखिए हम जो मेरे छोटा ख्याल से बड़ा देख अभिषेक जी का भी यही सवाल होगा। हम लोग जो छोटा बड़ा देख रहे हैं, हाँ मूल रूप में देखेंगे तो छोटा बड़ा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। 9 हाँ स्वर बताए गए, आ ई उ ऋ ए ओ ऐ ओ। हम्म ठीक है, ये जो हम 1800 दीर्घ चक्कर में पढ़े हैं ना, हम्म 2 संस्कृत में 18 वेद हैं। हरस दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेद से 18 भेद हैं। अभी तो हम दो ही में परेशान हैं। गुरुजी चाय का समय हो गया लग रहा है, हम्म, चाय का समय हो गया लग रहा है। नहीं 15 मिनट बाद क्लास है, पूजा करके फिर बैठ जाएंगे। चिंता ना करें, ये आरंभ है। और हिंदी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हिंदी कई जगह कंप्रोमाइज हो जाती है। संस्कृत नहीं में कंप्रोमाइज करने का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये तो हिंदी सही कह रहे हैं, हिंदी को कॉम्प्रोमाइज कर। महाराष्ट्र में तो हिंदी और हिंदी कॉम्प्रोमाइज फुल्ली है। कंप्रोमाइज है, जो जैसा आया हाँ स्वागत है। हाँ वो हाँ। संस्कृत में किसी का स्वागत नहीं है। जैसे आपका आपने ये बताया ना, आज मुझे क्लियर हुआ ना, इसके पहले क्लियर नहीं था। कुछ कक्षाओं में मैंने देखा कि लोग ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा रहे हैं, हिंदी की सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी को। जैसे आपने गए और गए यह बताया और ए बताया, तो इस पर एक किसी ने प्रश्न किया था, तो जो पढ़ाने टीचर वो कह रही हैं कि जो इसमें कम शब्द आते हैं वो शब्द अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा शब्द आते हैं वर्ण आते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता। जबकि आपने यहाँ पर क्लियर किया कि स्वर नहीं आना चाहिए, और अगर स्वर आ रहा है तो शब्द गलत है। देखिए, पहली बात, हिंदी अपना शब्द बनाता नहीं है। हम्म हिंदी के पास जनरेट करने की पावर नहीं है ना। नहीं। जो जहां से जिसका अच्छा लगा उठा लिया। हाँ। अब जहां से जैसा उठाए उसको वैसे ही रखो, हम्म या अपने हिसाब से कि अंदर कुछ और बाहर पुताई करके कुछ और। हम्म ठीक है। हम्म अब जैसे मुंबई है ना, हम्म मुंबई में ई बोलते हैं, आ के बाद ई बोल सकते हैं क्या? नहीं। जब गण ईस में गणेश हो गया तो मुंबई में फिर मुंबई हो जाएगा। मुंबई हम्म कैसे बचेगा? हम्म जैसे एक बताता हूँ, रुकिए, आप शायद पकड़ लें। गलत, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। पर अगर केवल ये लिखा जाए, अब बताइए। हाँ, इसमें तो कंफ्यूजन वो क्योंकि नीचे आनंद वाला भाई आप तो देखे हैं सुने हैं तो पकड़ लिए, और केवल मई लिख दिया जाए तो हर हर महादेव। हाँ, ये तो दूसरी बात मंथ हो गया, दूसरी महीना हो बात गया। बता रहे हैं, दोनों का उच्चारण आप देख लीजिए, लगभग नीचे वाला का ही उच्चारण होता है। हम्म अब बोल के देखिए, अभी बोल के देख लीजिए, कौन सी बड़ी बात है? आनंदमयी। या आ रहा है क्या? हाँ, नहीं, ये आ रहा है। जबकि ई की मात्रा या पे है, हाँ। और हम या को ही गायब करते, बचा केवल ई। ये है तो ये किस श्रेणी में आया? अपभ्रंश में। अपभ्रंश में। हाँ। यदि हम किसी अक्षर का भक्षण कर गए तो फिर वो संस्कृत नहीं रह जाएगी। हम्म, चाहिए इत्यादि में भी जो हम हम्म, ट्यून के हिसाब से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हो गया ना। मुंबई की भी स्थिति ऐसे ही है, समझ गए होंगे। आगे चल रहे हैं, दीजिए। माँ और ई जैसे ही मिलेगा में हो जाएगा, जैसे गण और ईश गणेश, रमा और ई रमे रमेश, महा ईश महेश हो जाता है ना। बीच में अच्छा रोकना है क्या? अच्छा, समझ गया। फिर माँ के बाद ई रहेगा तो संध्या काहे नहीं होगी, कौन रोकने आएगा? वो इसलिए कि तुमको मई बोलने में अच्छा लग रहा है, सरल लग रहा है, और उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कौन देखने आएगा? ठीक ठीक।
गाड़ी ढलान पे हो, ब्रेक खराब हो, गाड़ी खड़ी रहेगी ना। वाह, क्या लॉजिक। धनंजय वो, तो ये चलने दीजिए, इसलिए वो हिंदी है, हिंदी को हिंदी रहने दीजिए। कहाँ हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं अभी, तो उद्देश्य संस्कृत का है ना। उद्देश्य संस्कृत का है। हाँ, तो रहने दीजिए। हाँ, वो बातें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। एक पंथ दो ही काम नहीं, वो भी क्लियर हो जाए अलग बात। ठीक है, ठीक चलिए इसका फिर कल फिर देखते हैं सुबह, जो कि ठीक। बिंदु बचे होंगे वहां से आरंभ कर लेंगे। नमस्ते, गुड साइड।